चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। जर्नल खत्म हो गया, लेजर पढ़ते हैं। बच्चों, जर्नल जो हमारा चैप्टर था वो रिकॉर्डिंग स्टेज था। कौन से स्टेजेस होते हैं बताओ अकाउंटिंग के, शुरू से बताओ। यस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, वेरी गुड। सो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमने कर ली जर्नल में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन स्टेज पे। क्लासिफिकेशन किया जाता है बच्चों लेजर नाम की बुक में। ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप जाके बोलेंगे भैया लेजर दे दो तो आपको लेजर मिल जाएगा, राइट। सो लेजर में होता है क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट, we'll go on reading and we'll understand each and every point. Business transactions can be measured in terms of money and are recorded in books on the basis of source documents. यानी ये लाइन कह रही है कि हम जो बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करते हैं, यानी प्रूफ के बेसिस पे। बिना प्रूफ के जर्नल एंट्री नहीं होती। These books are broadly divided into two categories, journal and ledger. Journal आप पढ़ चुके, which is also called book of original entry, ठीक है, ये मैंने बताया था। लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। These the transactions recorded in journal oblique subsidiary. ऑब्लिक सब्सिडरी का क्या मतलब है? बच्चों, जब हमने जर्नल चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि या तो कोई भी बिजनेस जर्नल मेंटेन करता है या फिर वो क्या मेंटेन करता है? सब्सिडरी। अगर चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, छोटा बिजनेस है, तो आप एक जर्नल नाम की बुक बनाइए, सारे ट्रांजैक्शन उसी बुक में लिख दीजिए। अगर आपका बिजनेस बहुत वाइड, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है ना, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे ट्रांजैक्शन एक बुक में आप नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग टाइप की बुक्स बनानी पड़ेगी। जैसे आप स्कूल में करते हो ना कि ये मेरी इकोनॉमिक्स की नोटबुक है, ये बीएसटी की है, ये मैथ्स की है, इंग्लिश की है। सो लाइकवाइज यहाँ पे सब्सिडरी बुक होता क्या है? जब आप जर्नल के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, जैसे एक होती है परचेज बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है, एक होती है सेल्स बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, एक होती है कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं जर्नल के, जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स। ये एक अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसे भी। सब्सिडरी बुक्स का जो लेजर पोस्टिंग होता है वो अलग तरीके से होता है बच्चे, ठीक है। अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो ये लेजर पोस्टिंग हम सीख रहे हैं, करेक्ट। एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू लेजर, यानी हम पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और सब्सिडरी, व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग। आफ्टर दैट यू गो टू लेजर। बोथ जर्नल एंड लेजर आर असेंशियल टू कंप्लीट द सिस्टम। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने जर्नल बना लिया तो मुझे लेजर की जरूरत नहीं है। लेजर आप बना ही नहीं सकते जब तक जर्नल नहीं है, सीधी सी बात है, राइट। Rules of debit and credit are to be applied to each transaction at the time of recording. यानी जब भी आप बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे अभी आपने जर्नल का चैप्टर पढ़ा, क्या आप बिना रूल्स के उसे कर पाए? आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे रूल याद करने पड़ रहे थे, है ना, कि ये रूल है। सो हर ट्रांजैक्शन पे आपने डेबिट क्रेडिट के रूल लगाए। लेजर क्या होता है? पढ़िए। लेजर इज अ बुक, इट्स अ बुक इन विच various accounts such as assets, liability, capital, revenue, expenses are opened and transactions are posted from journal. आपका जो पहला स्टेप है जर्नल, उसमें जो आपने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं उसको आप ट्रांसफर करेंगे कहां पे? लेजर में। और ये जो एक्शन है उसे कहा जाता है पोस्टिंग। क्या कहा जाता है? जो एक्ट है जर्नल से लेजर में एंट्री को ट्रांसफर करने का, इस वर्ब को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। यानी अगर मेरे को आपको कहना हो कि लेजर में एंट्री करो तो मैं क्या बोलूंगी? भाई पोस्टिंग कर ले। जर्नल से लेजर में जो जाता है उसे कहते हैं पोस्टिंग। और लेजर इज आल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। एक और नाम ऊपर क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल बुक। सिंस ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड टू लेजर। सिंपल है। The book which contains a classified and permanent record of all the transactions is called ledger.
अगर आपको बोला जाए कि लेजर को डिफाइन करो तो अपनी भाषा में लिख दो द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन स्टेज है ना, आपको बताया था कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और कुछ याद ना रहे तो बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड लेजर। टेक्निकली वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने इतना भी लिख दिया कि क्लासिफाइड रिकॉर्ड, यू आर डन, सिंपल है। वर्ड्स को पकड़ो बच्चे कि क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में वो वर्ड होना जरूरी है, भाषा आपकी हो सकती है, ठीक है। कोई लिख रहा है या मैं स्क्रॉल कर सकते हैं? आप लिख रहे हैं, लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या डाल, लिख लिया बच्चे, गुड, ओके। एक और डेफिनेशन है, अ लेजर इज अ चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज इन दिस बुक all business transactions would ultimately find their place under their accounts in a duly classified form। यहाँ पे बोला है लेजर एक वो बुक है जहां पे हर एक ट्रांजैक्शन को अपनी जगह मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जगह। जैसे एक बात समझो, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मान लो आपका कबर्ड है, राइट, वो पूरा फैला हुआ है, एज इन आप खोलते हो और कपड़े सिर पे आके गिरते हैं, आपको इजी होगा क्या उसको करना? नहीं, कपड़े ढूंढते रह जाओगे, स्कूल जाना होगा, यू विल कीप ऑन शफलिंग, अरे कपड़े नहीं मिल रहे। उसकी बजाय अगर आपने, वैसे बॉयज को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, गर्ल्स को ज्यादा होती है, अगर आपने अपने कबर्ड को सेट रखा हुआ है, जीन्स एक जगह है, टी शर्ट एक जगह है, अंडरगारमेंट्स अलग से रखे हुए हैं, कोट स्वेटर्स अलग से रखे हुए हैं, सो क्या आसान हो जाएगा स्कूल जाना सुबह सुबह? ये वैसा ही आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज, मान लो सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं, आपने जर्नल जो बनाई होगी उसमें तो अलग अलग डेट पे सैलरीज की एंट्रीज होंगी, क्या करोगे? पूरी बुक शफल करोगे, सैलरी की एंट्रीज ढूंढोगे? नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, सैलरी का एक अकाउंट बनाते हैं, पूरे साल जितनी भी बार सैलरी पे हुई होगी वो सारी यहाँ आके इकट्ठी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी सैलरी के सारे अकाउंट, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे, उनको एक सैलरी अकाउंट में जगह मिल गई। समझ में आ रहा है आपको? So that's how it is said that all transactions would ultimately find their place. Okay? Better clarity आएगी जब practical पे चलेंगे। Some important points. A ledger may be kept in a form of bound register or may be loose sheets. Each ledger is opened preferably on the separate page or separate card. आपको बोला है कि आपका जो लेजर है वो रजिस्टर फॉर्म में भी हो सकता है, रजिस्टर यानी बुक के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आप लूज कार्ड्स, शीट्स भी रख सकते हैं, एज इन देना, एक बार रजिस्टर देना। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप पूरा एक रजिस्टर लेजर का बना रहे हैं, जैसे एक पेज आपने सैलरी अकाउंट बना दिया, दूसरा पेज रेंट अकाउंट बना दिया, तीसरा पेज कमीशन अकाउंट बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे लूज पेपर, एक पेपर लिया सैलरी अकाउंट, दूसरा शीट लिया, इज इट रेनिंग, दूसरा लिया रेंट अकाउंट, सारे लूज शीट्स बनाओ और फिर उसको फाइल कर लो। समझ में आ रहा है? ऐसा भी कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। बेटर टू गो विद अ बाउंड रजिस्टर रादर देन लूज शीट्स। चलिए फीचर्स ऑफ लेजर पे आते हैं। लेजर क्या है? लेजर इज द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। वेरी सिंपल, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, यानी जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं बना सकते। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन द अकाउंट। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कौशिक साहब, आप बताओ। लेजर अकाउंट विल शो द करंट बैलेंस, करंट यानी अभी का जो बैलेंस है किसी भी मोमेंट का, वो लेजर अकाउंट आपको बता सकते हैं। कैसे? करेक्ट। सो कबीर ने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारी जर्नल होती है उसमें सारे ट्रांजैक्शन सेग्रीगेटेड होते हैं, डेट वाइज होते हैं ना, क्योंकि मान लो आपको ये देखना है कि आपने अभी तक पूरे साल में कितनी सैलरी पे करी, तो आप जर्नल में तो शफल ही करते रह जाओगे, राइट, क्योंकि वो डेट वाइज होता है। सैलरी अकाउंट जहां बना होगा वहां पे अभी तक के सारे ट्रांजैक्शन इकट्ठे हो गए, तो उसका टोटल करो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा इतनी सैलरी है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब किसी भी अकाउंट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बैलेंस बता सकते हैं कि हाँ जी इतना बैलेंस है। सिंपल है, ओके।
ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। बच्चे अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है ये अभी आपको थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, बट शॉर्ट में बताती हूँ कि जब आपका लेजर बन जाता है, सारे लेजर मिला के जो बैलेंसेस आते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट में बैलेंसिंग करनी मैंने चैप्टर 6 में सिखाई थी। कैसे? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो नीचे लिख देते हैं, कम वाला टोटल ऑपोजिट साइड में, राइट। तो जितने भी अकाउंट्स आपने क्रिएट किए हैं सबके बैलेंसेस को लेके एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। अभी के लिए इतना ही समझेंगे। क्या बोला मैंने? जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनमें जो जो बैलेंसेस आ रहे हैं उन सारे बैलेंसेस को हम उठाते हैं और एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस। ओके। लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, आप एक जगह ला के जब सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन इकट्ठा कर दोगे तो समरी बनी गई ना। ओके, नेक्स्ट, अकाउंट इज अ समरी ऑफ वन हेड ट्रांजैक्शंस। यानी जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं, कोई भी लेजर बनाते हैं, तो वो लेजर एक पर्टिकुलर हेड से जुड़ा होता है। जैसे अगर आपने सैलरी अकाउंट बनाया तो उसमें सिर्फ सैलरी के ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज अकाउंट बनाया तो सिर्फ परचेज के ट्रांजैक्शन होंगे, सेल अकाउंट बनाया तो सिर्फ सेल के ट्रांजैक्शंस होंगे। वन हेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सेल्स का अकाउंट बनाया और उसमें सब कुछ लिखे जा रहे हो, नहीं, ओनली सेल ट्रांजैक्शंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर पे आओ बच्चे, ये थ्योरी में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, 3 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आज मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा पाऊँ, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करें। नीड एंड इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। किसी एक पर्टिकुलर हेड की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इन अ लेजर, सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच इनकम ईच एक्सपेंस। वो अलग से जबरदस्ती दिया है, सेम बात थी। The amount of total income and total expenses can be known from the ledger. आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे अगर आपने लेजर बनाया है। बच्चों अभी मैंने बताया ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सारे लेजर के बैलेंसेस को लेके जो समरी बनती है वो ट्रायल बैलेंस होता है। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक आपने जर्नल नहीं बनाया आप लेजर नहीं बना सकते, लेजर नहीं किया तो समरी नहीं कर सकते, समरी नहीं करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकते। यानी ये सारे के सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, सिंपल है। साथ साथ बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता क्योंकि एक साथ एंट्रीज करनी। देखो आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपने ये पूछा कि मैम लेजर साथ साथ किया जाता है या ईयर एंड पे जाके करते हैं? नहीं, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने जब पापा की ऑफिस में देखा हुआ है, लाइक व्हेन आई वाज इन 11th 12th आई यूज्ड टू गो, तो वो क्या करते थे, एक बंदा होता था तो जर्नल के लिए बैठा होता था, दूसरा लेजर का होता था जो पोस्टिंग की उसकी ड्यूटी होती थी। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, पहले की बात कर रही हूँ। तो अब वो जर्नल पास करता था ना, शाम को वो पोस्टिंग करके चला जाता था, आज जितने ट्रांजैक्शन हुए उसकी पोस्टिंग कर दी। समझ में आ रहा है? तो इट विल बी वेरी, मैं सोचा वेरी डिफिकल्ट, कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। छोटा मोटा बिजनेस मतलब अगर है तो फिर भी ठीक है, बट इतने बड़े बिजनेस में आप नहीं कर सकते, राइट। अब आते हैं कंप्यूटराइज पे, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं आंसर करती हूँ। कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है, सॉरी, कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है बच्चे कि आपने जर्नल पास करना है, उसके आगे का सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करता है, आपने कुछ नहीं करना। आपका जैसे अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर की बात करूं, राइट, योर ड्यूटी इज जस्ट टू पास द जर्नल एंट्री, एवरीथिंग एल्स विल बी डन बाय सिस्टम, ठीक है। लेजर वो खुद बना देगा इमीडिएट, आप यहाँ एंट्री पास करो, लेजर खोल के देखो पोस्टेड होगा, और वो पोस्टिंग साथ के साथ ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ क्रिएट करता रहेगा। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आगे के सारे स्टेप डन होते हैं, करेक्ट। खोल के देखना, घर जाना, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ट्रायल वर्जन, उसमें एक जर्नल एंट्री डालना, उस एक जर्नल एंट्री के बेसिस पे तेरा ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर सब कुछ बन जाएगा अपने आप, करेक्ट। ओके, सो मैं इसलिए कह रही थी कि जर्नल पढ़ो, जर्नल पढ़ो, आगे जाके कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा तो जर्नल आएगा, बाकी सारा काम तो कंप्यूटर कर देगा, जर्नल वो भी नहीं कर सकता।
जर्नल के लिए डेबिट क्रेडिट के रूल आने चाहिए, वो आपको आते हैं। डोंट वरी, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रायल, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडवांटेजेस ऑफ लेजर क्या है, वही चीजें होंगी। ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेजेस जस्ट बाय लुकिंग एट द पर्टिकुलर अकाउंट। हम उस सारे ट्रांजैक्शन का कलेक्टिव इफेक्ट बता सकते हैं, खाली क्योंकि एक जैसे ट्रांजैक्शन एक पेज पे इकट्ठे कर दिए तो आप देख के भी बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, राइट। Complete information relating to business is easily obtained. Trial balance can be prepared. Financial statement, same points can be prepared. Most important, format of ledger पे आओ, ledger बनाया कैसे जाता है। All accounts are divided into two sides. I'll take my pen. Okay, that is fine. चलिए, all accounts are divided into two sides. Left hand is debit, right hand is credit. In an abbreviated form, debit is written as DR and credit is written as CR. आपका जो लेजर होता है बच्चे वो टी शेप में होता है। देखो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, टी शेप है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जर्नल जब बनाया था तो क्या फॉर्मेट था? डेट, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल बनाते वक्त आपने LF लिखा था जो कि लेजर फोलियो था, यानी वहां पे क्रॉस रेफरेंस था लेजर का। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस किसका है? जर्नल का। कि आपने यहाँ पे जो एंट्री पास करी है अगर आप जर्नल में ढूंढना चाहते हैं तो कौन से पेज पे मिलेगी, ठीक है, यानी ये एक दूसरे का क्रॉस रेफरेंस है। आपको बोला है ये जो लेजर होता है दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सी दिस सेंटर लाइन इज डार्कर, है ना, डेबिट, क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। राइट हैंड साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। सिंपल है, पढ़ो। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्म, अकाउंट इज एब्रीविएटेड एज AC। आप अकाउंट को कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट में AC। द लेआउट ऑफ अकाउंट इज एज फॉलोज, ये आपको लेआउट दिया हुआ है। अब आप देखो इन कॉलम्स में आता क्या है। डेट में हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या आता है? नेम ऑफ द अदर अकाउंट। अभी समझाऊंगी ये नेम ऑफ द अदर अकाउंट क्यों लिखा है। जेएफ में क्या आएगा? पेज और रेफरेंस नंबर ऑफ जर्नल और सब्सिडरी। अमाउंट यहाँ पे आएगा, सेम चीज क्रेडिट में है। अब बच्चों ये नेम ऑफ अदर अकाउंट को समझना है कि ये नेम ऑफ अदर अकाउंट क्या होता है। अभी मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों मेरी बात। मान लो एक जर्नल एंट्री लिखते हैं, कोई भी एक जर्नल एंट्री बोल, रैंडम कुछ भी बोल। ड्राइंग्स मेड, तो ड्राइंग्स टू कैश एंट्री बोल रहे हो आप, ठीक है, आप एंट्री बता रहे हो ड्राइंग्स टू कैश, ये जर्नल एंट्री गिवन है। ड्राइंग्स टू कैश 5000 रुपीज। ओके बच्चों, अब करनी है इसकी पोस्टिंग। क्या करना है? पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए एक हमें चाहिए ड्राइंग्स का लेजर अकाउंट और दूसरा चाहिए कैश। चलिए दोनों बनाते हैं। 4 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स। ये जेएफ छोटा सा बनाइए, बिल्कुल इस पेन की विड्थ का भी होगा तो दैट्स फाइन, कुछ नहीं लिखना। हाँ, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे ना, हम तो एकेडमिकली कर रहे हैं। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। बच्चे ये मेरा लेजर बन गया। ये जो सेंटर वाली लाइन होती है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट के बाद ये सेंटर लाइन ना थोड़ी डार्कर होती है जो कि डेबिट क्रेडिट को डिवाइड करती है। दिस शुड बी थिकर एज कंपेयर टू द अदर लाइंस, इसका ध्यान रखें, राइट। डेट, मान लो ये कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन लोगे? 5th of April का ले लो, ठीक है, 23। रैंडम हम कुछ भी एक लेके सीख रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये जेएफ आ जाए उतनी ही विड्थ बहुत है इसकी, क्योंकि आपने एक पेज में 8 कॉलम बनाने हैं बच्चे। अभी मैं आपके रजिस्टर पे भी बना के दिखाऊंगी कि कैसे रजिस्टर को मैनेज करना है। अभी फिलहाल आप ये सीखें। ये मेरा ड्राइंग्स अकाउंट बन गया और यहाँ पे मैं कैश अकाउंट बनाऊंगी। अगेन दिस सेंटर लाइन विल बी थिकर विच विल डिवाइड डेबिट क्रेडिट। आपने ऐसे हर एक अकाउंट के लिए लेजर बनाना पड़ेगा।
जितनी जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे, मान लो आपने 20 जर्नल एंट्री करी है ना, 20 जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट आ रहे होंगे, जैसे कैश अगर 4 बार आ रहा है तो एक ही बार बनाना है, ड्रॉइंग्स अगर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार बनाना है, जितने नए नाम आप जर्नल एंट्री में देखोगे उतने लेजर ड्रॉ करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो एक मैंने बना दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट और दूसरा बना लिया कैश अकाउंट। फॉर्मेट समझ में आया बच्चों कैसे बनेगा? अभी मैं आपके रजिस्टर को भी यूज करके बताऊंगी कि कैसे बनेगा। चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि डेट कॉलम में तो डेट आएगी 5 अप्रैल। एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। 5 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है। देखो अभी मैंने थ्योरी पार्ट में आपको समझाया कि डेट में तो डेट आएगी 5 अप्रैल। पर्टिकुलर्स में मैंने क्या बोला? नेम ऑफ द अदर अकाउंट, यही लिखा था थ्योरी पार्ट में, नेम ऑफ द अदर अकाउंट रिलेटेड इन दिस जर्नल एंट्री। अब आप देखो ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स को आपने डेबिट किया है, से यस, ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट। आपको ये पता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी भी अकाउंट का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है? क्रेडिट। अब आपने ड्रॉइंग्स को डेबिट किया है तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड पे ही करेंगे। दोबारा सुने, आपकी जर्नल एंट्री में ड्रॉइंग्स डेबिट है, से यस, तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तब ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड में ही एंट्री होगी। याद रहेगा? एंट्री कैसे होगी? डेट कॉलम में हम लिखेंगे डेट, ड्रॉइंग्स में लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? थ्योरी में अभी पढ़ा था ना, नेम ऑफ द अदर अकाउंट, ऐसा पढ़ा था अभी, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। तो इस जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हैं, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स के साथ अदर अकाउंट कौन सा है? कैश। तो ड्रॉइंग्स में लिखा टू कैश। अब कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश को आपने क्रेडिट किया हुआ है, से यस, तो क्रेडिट में ही एंट्री होगी। कैश को आपने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे ही एंट्री होगी। डेट में लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द अदर अकाउंट, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। समझ में आया? थ्योरी में ऐसा क्यों लिखा था, नेम ऑफ द अदर अकाउंट? इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? बताओ, पक्का? कोई शक तो नहीं है? सिंपल सा है। अब एक काम करते हैं, एक और वो लेते हैं, एंट्री लेते हैं, सैलरी टू कैश। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कैसी पोस्टिंग होगी इसकी। डेट सेम रखो, 5 अप्रैल। I'll reduce the size of this eraser. वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ ना कि जब आप जर्नल की पोस्टिंग करते हैं, जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं उससे अदर अकाउंट का आपने नाम लिखना होता है, क्योंकि एक इफेक्ट डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है बच्चे। चलो अभी हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ये हमारा सैलरी अकाउंट है और ये कैश। अब दूसरी वाली की मेरे को पोस्टिंग आप बताएंगे, देखते हैं आपको समझ आया क्या। सैलरी टू कैश है 10,000, ये जर्नल एंट्री गिवन है, पोस्टिंग करो। एक सैलरी अकाउंट बना लिया, एक कैश अकाउंट बना लिया, बताओ कैसे पोस्ट करोगे? सैलरी के डेबिट में, एक मिनट आराम आराम से, सैलरी के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 10,000 और दूसरा बाय सैलरी लिखेंगे। वेरी गुड, ये लेजर है। हाँ, क्या सीख रहे हैं हम, बताओ, कुछ है इस चैप्टर में? बता रहे ये कह रहा है कि मैम जर्नल बना के दिया होगा या हमें बनाना पड़ेगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। करेक्ट। अगर आपने जर्नल गलत किया तो लेजर गलत, लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, यानी पूरा क्वेश्चन गलत। अग्री? कुछ भी मतलब, एनीवेज आपको मेरी बात समझ में आई? अब आप पे डाउट पे आते हैं। आपने पूछा कि मैम ये 2 बाय का क्या लॉजिक है, यही पूछा आपने। सो सी इट इज कस्टमरी टू राइट 2 विद द क्रेडिट आइटम। जर्नल एंट्री कैसे करते हो? ड्रॉइंग्स टू कैश, क्रेडिट आइटम के साथ 2 लगता है,
और जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन डेबिट के साथ बाय होता है। समझ में आया? जर्नल एंट्री में लिखते नहीं है, लेकिन डेबिट के साथ क्या होता है? बाय। क्रेडिट के साथ क्या होता है? टू। डाउट सॉल्व। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको छुपा दूं, किससे छुपाऊं? किससे छुपाऊं? What man, you are using technology and then doing such stupid things? Keep it. सिर्फ इतना दिख रहा है, बस इतना ही देखना और कुछ नहीं, ठीक है? इस अकाउंट से क्या जर्नल एंट्री बता सकते हो? इतना ही दिख रहा है आपको और कुछ नहीं। अगर मैं कहूं कि इसकी जर्नल एंट्री बताओ जो यहाँ लिखा है, दिख रहा है ना? सिर्फ इतना देख के पता चल रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, सैलरी के डेबिट साइड पे एंट्री है और लिखा क्या है? टू कैश। तो एंट्री क्या बनी? सैलरी टू। ठीक है, अब आप इसको देख के जर्नल एंट्री बताओ। अब आपको सिर्फ ये दिख रहा है, इतना कैश अकाउंट दिख रहा है। अब जर्नल एंट्री बताओ। कैश क्रेडिट हुआ है यानी टू कैश है, डेबिट में क्या है? जर्नल एंट्री क्या बनी? यानी आप किसी भी अकाउंट को देख के जर्नल एंट्री बता सकते हैं। से यस, समझ में आ रहा है आपको? सो दैट्स हाउ पोस्टिंग इज डन। इतना लिखे आप, अपने हाथ से लिखे इसको, आपको समझ में आएगा। यानी आप इन टोटल 3 अकाउंट बनाएंगे, 2 जर्नल एंट्री लिख लो, एक ड्रॉइंग्स टू कैश लिखो, एक सैलरी टू कैश लिखो, ठीक है? फिर एक ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट बनाओ और कैश। कैश में आपकी 2 बार एंट्री आएगी, एक बार बाय ड्रॉइंग्स आएगा, एक बार बाय सैलरी। करेक्ट, बिल्कुल सही। इतना लिखें। चलिए वापस अपने लेजर के पीडीएफ पे चलिए। ये क्लियर हो गया आपको सबको? आगे चलते हैं। अब बच्चों एक चीज बड़ी ही ध्यान रखने वाली है कि जो पोस्टिंग होती है ना, वो कंपाउंड जर्नल एंट्री की कभी नहीं हो सकती। पोस्टिंग करने के लिए आपको हमेशा सिंपल जर्नल एंट्री ही चाहिए। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट होते हैं। अगर एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होता है तो आप उसकी पोस्टिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते। यू हैव टू डिवाइड दैट इनटू सिंपल जर्नल एंट्री, फिर आप उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लो मैं एंट्री लिख दूं, कोई भी कंपाउंड जर्नल एंट्री लिखते हैं। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 4800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, टू राधे 5000। इस जर्नल एंट्री से कोई ट्रांजैक्शन बता सकता है कि ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा? गुड्स बेचे होंगे, फिर हमें पैसे मिले होंगे क्योंकि उसने टाइमली पेमेंट कर दिया, हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। सो यहाँ पे बोला है ₹4800 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर मिस्टर राधे हु ओड 5000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 200 रुपए का। अब सवाल उठता है कि क्या मैम हम इसकी डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको इस कंपाउंड जर्नल एंट्री को ब्रेक करना होगा, उसके बाद ही आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। यानी पोस्टिंग का सिंपल सा रूल है कि पोस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए? सिंपल जर्नल एंट्री। अगर आपके पास कंपाउंड है तो यू हैव टू ब्रेक। क्या कोई इसे ब्रेक करने में मेरी मदद कर पाएगा? हाउ टू ब्रेक दिस? ओके, 2 एंट्री में इसको ब्रेक करते हैं। पहली एंट्री हो गई कैश टू राधे 4800, दूसरी हो गई डिस्काउंट टू राधे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? $200। अब आप इन दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग कर सकते हैं। क्या रूल बताया? कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कभी भी नहीं हो सकती। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन टू सिंपल जर्नल एंट्री। अब आप देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या था कि हमें हमारा राधे नाम का डेटर था जिससे हमें 5000 रुपए लेने थे।
उसने 4800 दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। जर्नल एंट्री बनी कैश डेबिट 4800 डिस्काउंट डेबिट टू राधे। एक एंट्री हो गई कैश टू राधे, हमें कैश राधे से मिला, कैश आया, राधे नाम का एसेट कम हो गया। दूसरा हमने डिस्काउंट दिया, हमारा खर्चा हो गया और उसके कारण हमारा डेटर खत्म हो गया 200 रुपीज से। तो ये दो अलग अलग एंट्री। अब आप इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? एक तो बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा राधे अकाउंट और एक बनेगा डिस्काउंट से। यस, देखो कैश में लिखेंगे टू राधे, राधे में लिखेंगे बाय कैश। समझ में आ रहा है? कैश में लिखेंगे टू राधे, राधे में लिखेंगे बाय कैश। अगली एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी? डिस्काउंट में लिखेंगे टू राधे, राधे में लिख देंगे बाय डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो कैश में लिखेंगे टू राधे, राधे में लिखेंगे बाय कैश। डिस्काउंट में लिखेंगे टू राधे, राधे में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। समझ में आया? तो रूल सिंपल याद रखना कि कभी भी आप कंपाउंड जर्नल एंट्री को पोस्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। वी नीड टू लर्न द पोस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एंट्रीज। पोस्टिंग follow a very simple rule. Posting can be done only for a simple journal entry. If it is compound, we need to break the entry into simple so that posting can be done. समझ में आ रहा है? पोस्टिंग का सीधा रूल है एक डेबिट एक क्रेडिट, उसको और कुछ नहीं आता है। ओके अब ये मैंने आपको सिखा दिया है, यहाँ पे राजेश टू सेल्स करके एग्जाम्पल लिया है। अब बताओ बिना आंसर देखे बताओ, राजेश टू सेल्स की पोस्टिंग आप बताओ तन्मय कैसे करोगे? ठीक है। डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ टू सेल्स, टू सेल्स। हाँ वेरी गुड, सही बताया बच्चे आपने। ये देखो ये इसका आंसर, राजेश में लिखा टू सेल्स, सेल्स में लिखा बाय राजेश। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री दी है, हमने राजेश को सामान बेचा था, उसने 9800 रुपीज दे दिए फुल सेटलमेंट में। एंट्री बनी कैश डिस्काउंट टू राजेश 10,000। क्या हम इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं? नहीं, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इस कंपाउंड जर्नल एंट्री को तोड़ के सिंपल जर्नल एंट्री में लाना होगा। दो जर्नल एंट्री बनेगी, कैश टू राजेश, डिस्काउंट टू राजेश, फिर सिंपल हो गया, फिर पोस्ट हो जाएगा। कैश में लिख दिया टू राजेश, राजेश में लिख देंगे बाय कैश। फिर दूसरी है डिस्काउंट टू राजेश, तो डिस्काउंट में लिख दिया टू राजेश और राजेश में लिख दिया बाय। देखो राजेश का अकाउंट दो बार नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है। और राजेश से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम इधर ही पोस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके ये है पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री। ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी, अभी नहीं। आपको इतनी बात समझ में आई पहले ये बताओ, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से सुनो, लेजर की बैलेंसिंग सीख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास माइंड अप करेंगे। राइट मैं एक कोई भी अकाउंट लेती हूँ और फिर उसकी बैलेंसिंग करना सिखाते हैं। चलिए ध्यान से सुने, मैं दो ट्रांजैक्शन लेके इसकी बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी। सोल्ड गुड्स टू कबीर वर्थ ₹10,000, पहली जर्नल एंट्री। दूसरा कबीर रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 1000, received ₹4,000 from कबीर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब कुछ पैसे मिल गए कुछ बाकी है, ठीक है? इसकी जर्नल एंट्री बताओ। कबीर को सामान बेचा है, जल्दी एंट्री बताओ। कबीर टू सेल्स 10,000। फिर कबीर ने गुड्स रिटर्न किए, जर्नल एंट्री बताओ। हाँ सेल्स करके परचेज रिटर्न कैसे होगा?
सेल्स रिटर्न, कौन बोला परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न टू कबीर, है ना। देखो सेल्स इनकम होती है, जब इनकम घट जाती है तो डेबिट की जाती है। सेल्स रिटर्न टू कबीर 1000। अब हमें कबीर ने 4000 रुपए ऑन अकाउंट दे दिए कि अभी 4 ले लो बाकी बाद में देता हूँ। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर, से यस 4000। अब इसकी बैलेंसिंग सीखते हैं। देखो बैलेंसिंग कैसे, इन तीनों की पोस्टिंग आप बताओगे। कितने लेजर बनेंगे पहले ये बताओ? एक कबीर, एक सेल्स रिटर्न, एक कैश। कबीर का एक ही बार बनेगा चाहे वो हर एंट्री में है। एक कबीर, एक सेल्स। अभी मैं पूरा डेट पर्टिकुलर नहीं बना रही, सिर्फ टी टाइप बना रही हूँ, ठीक है। एक सेल्स रिटर्न कैश, 4 अकाउंट मैंने बना लिए। बच्चों पोस्टिंग जिससे पूछा जाए वही। सौम्या पहली एंट्री की पोस्टिंग बता। कबीर में लिखेंगे टू सेल्स, सेल्स में लिखेंगे बाय कबीर, ठीक है, अग्री। ईशान दूसरा बताओ पोस्टिंग, सेल्स रिटर्न टू कबीर। सेल्स रिटर्न में लिखेंगे टू कबीर, और टू कबीर में नहीं, कबीर में लिखेंगे, ऐसे बोलो, बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना? 1000 रुपए। आगे कैश टू कबीर, कौन बताएगा? आप बताओ। कैश में लिखेंगे टू कबीर बाय कैश, ठीक है। यानी हम देखो कबीर के अकाउंट में टू या बाय कबीर कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो आप? अगर आप सोचो कबीर टू कबीर एंट्री हो जाएगी यहाँ, यानी जो अकाउंट होता है उसमें अपने नाम की एंट्री कभी नहीं होती। यानी कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश की एंट्री कभी नहीं होगी, रेंट बना रहे हैं तो रेंट, हमेशा वो दूसरा नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। बाय कैश 4000। बच्चों अब आओ लेजर की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हालांकि ये चैप्टर 6 में सीखा हुआ है, स्टिल विल डू अगेन। डेबिट और क्रेडिट में से ज्यादा टोटल किसका है? क्या देख रहे हो? ये लो मैं हटती हूँ, ये वाला ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा टोटल होता है वो हम नीचे लिखते हैं 10,000। अब इसे बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 10,000 लाने के लिए यहाँ कितना कम पड़ रहा है? यानी दिस टोटल माइनस दिस बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? कि ये बैलेंस हम अगली साल कैरी करने वाले। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि एक साल अगर खत्म हो गया तो अब हम कबीर से पैसे नहीं लेंगे, लेने तो हैं कबीर से पैसे। सो दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये जब साल खत्म हो जाता है तो ऐसे लिखा जाता है जी। और जब नया साल शुरू होगा, मान लो यहाँ पे एक साल खत्म हो गया, ठीक है, तो जब नया साल शुरू होगा आप नई बुक्स जब बनाएंगे तो वहां पे मान लो आपने न्यू बुक्स में कबीर का अकाउंट बनाया अगली साल, ठीक है, तो अगली साल जो कबीर का अकाउंट बनेगा वो किस तरीके से शुरू होगा, उस क्लोजिंग बैलेंस को हम शुरुआत में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बच्चे आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो मैंने 5000 बैलेंस लिखा है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। दो यू हैव रिटन ऑन क्रेडिट इट विल बी कॉल्ड डेबिट। सो अगली साल जब नई बुक्स बनेंगी तो ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। से यस, कोई दिक्कत? सो दैट्स हाउ बैलेंसिंग इज डन। सारे अकाउंट में अभी हमने एक एक ही एंट्री करी है, मैं आज आपको इतना ही समझा रही हूँ कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। समझ में आ गई आपको कैसे बैलेंसिंग होगी? ज्यादा वाला टोटल नीचे लिखेंगे, जिस साइड पे टोटल कम है वहां पे डिफरेंस अमाउंट आएगा और वो बनेगा क्लोजिंग बैलेंस। दैट क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस वेरी गुड। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगली क्लास में हम ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे पोस्ट करना है, हालांकि मैंने कुछ हद तक यहाँ बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस कैसे पोस्ट होता है, स्टिल हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमने ओपनिंग जर्नल एंट्री करना सीखा था, राइट? तो ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी वो भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।